Hi guys, what's up? So here I am going to discuss polity current affair topics. ये polity का 6 लेक्चर है जो कि अभी मैं सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू पॉलिटी मैं यहाँ पर उनको डिस्कस कर रहा हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट टॉपिक इज दैट नोटा. Nota means none of the above. If a voter chooses to press nota, it indicates that the voter has not chosen to vote to any party. क्या होता है नोटा में? क्या रहता है कि भाई नोटा क्या रह के सभी सिंबल रहेंगे। ये अगर ईवीएम मशीन है यहाँ पे तो सारे सिंबल्स जो भी मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिंबल्स यहाँ पे रहे। और एक और ऑप्शन होगा लास्ट में यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द नोटा नन ऑफ द एबव. अगर इस पे कोई भी जो वोटर है क्लिक करता है तो किसी को वोट कंसिडर नहीं किया जाता है, मतलब कि वो नॉट गोइंग टू गिवन एनी वोट टू एनी कैंडिडेट हियर. सो दैट्स व्हाई हियर सिलेक्टेड एज अ नोटा. सो ये क्या हुआ था, नोटा को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2013. 2013 में लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में इसको क्या किया गया था, इसका फर्स्ट टाइम इसका अप्रूव किया गया था कि भाई यहाँ पे हम 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि भाई तुम इसको अप्लाई कर सकते हो. नाउ द ऑप्शन नोटा इज राज्यसभा पोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन 2014. 2014 में इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा में भी लोकसभा का क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था किसको, नोटा को. सो इंडिया बिकेम द 14 कंट्री टू इंस्टीट्यूट नेगेटिव वोटिंग. इसको हम क्या दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वोटिंग. दिस इज important. Nota means negative voting means you are not giving any vote to any candidate. So you are considered as a negative voting. So early in order to cast a negative ballot, पहले क्या रहता था कि अगर नोटा से पहले अगर कोई भी नेगेटिव वोटिंग करने जा रहा है तो फिर क्या रहता था कि वो वहाँ के प्रेसिडिंग ऑफिसर से, जो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता था, उससे परमिशन लेता था कि भाई मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहता हूँ, मेरा वोट एज अ नेगेटिव वोट कंसीडर किया जाए. सो नोटा वोट डजंट रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. हियर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे क्या है वो नहीं कंसीडर किया गया था. सो यहाँ पे क्या नोटा को वन और नेम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड द फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट्स. ओके, बाकी क्या है, बाकी के जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑल अदर कैंडिडेट, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल कैंडिडेट. बट नोटा को नाम दिया जाता था FEC, FEC, दैट इज कॉल्ड फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट. तो इसमें क्या रहता है कि जैसे दो, अगर कोई कैंडिडेट है, अब इसमें समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई कैंडिडेट है और अदर फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट है, तो अगर फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट से इस एक कैंडिडेट के क्या रहता है कि नंबर ऑफ वोटर्स जो वोट दिए गए हैं वो वोटिंग कम है. अगर फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट से वोटिंग क्या है, कम है किसकी, जो इलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी, तो उस समय जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया था वो कैंडिडेट क्या माना जाता था, विनर माना जाता था. अब अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इक्वली इंडिविजुअली, हियर यू कैन कंसीडर एज कि ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स individually receives lesser vote than the fictional electoral candidate, that is called nota, then none of the contesting candidate will be declared as a elected and re-election shall be held for the seat. वो तो उस सीट पर क्या होगा, दोबारा से री-इलेक्शन होगा. अगर सभी जो कैंडिडेट हैं उनके जो वोटिंग, उनको जो मतलब कास्टिंग जो वोट है वो लेस देन नोटा है या लेस देन फ्रिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट से कम है, तो उस समय अगेन दोबारा से क्या होगा, री इलेक्शन होगा उस सीट पर. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट ये था कि भी अगर पहले एक कैंडिडेट और नोटा, दैट इज कॉल्ड द फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट होता है, अगर नोटा के सबसे ज्यादा प्रेस किया गया बटन को प्रेस किया जाता है तो उस समय हम जो कैंडिडेट है उसको विन मान लेते थे. अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर एक सीट के लिए खड़े हुए हैं या फिर people going to vote to number of people and nota also, और इन केस में
नोटा से कम आते हैं तो दोबारा से री इलेक्शन हो. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक हियर. नोटा विच नन ऑफ द एवर. नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्टोरल बॉन्ड. ये नाउ यू कैन से कि ये अभी न्यूज में था. 2017-18 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द पॉलिटिकल फंडिंग. जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो कहाँ से आए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है, क्लियरिटी हो और अदर पीपल ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या मनी सर्कुलेशन इलेक्शन में हो रहा है. तो उसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ क्या किया गया था, पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का बंदोबस्त किया गया था. शो हियर यू कैन अंडरस्टैंड. Now, concept of electoral bond was introduced in budget 2017-18 for the political funding. Electoral bond is bearer bank instrument to be used for funding eligible political party. या remember, eligible political party. पार्टी क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है. इसके कई मतलब रूल हैं कि भाई कौन पार्टी एलिजिबल है, कौन पार्टी एलिजिबल नहीं है, लोकसभा में इतनी सीटें आना चाहिए या फिर वो रजिस्टर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा. वो क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा. नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड में बी परचेड बाय द पर्सन. कोई एक पर्सन है वो परचेड कर सकता है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड आइदर सिंगली और जॉइंटली. अगर वो सिंगल पर्सन है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकता है और नंबर ऑफ कैंडिडेट मिलके भी एक इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकता है. इनका मल्टीपल में होता है. जैसे अगर 1000 का है इलेक्टोरल बॉन्ड, यू कैन परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड फ्रॉम द एसबीआई बैंक. रिमेंबर ये फ्रॉम एसबीआई बैंक से यू आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है. सो द परचेज वुड बी अलाउ टू बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स ओनली फॉर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द केवाईसी नॉर्म, ठीक है. नो योर कस्टमर नॉर्म के थ्रू ही हम क्या करेंगे, हम फुलफिलमेंट कंडीशंस करना चाहिए. वही आदमी क्या कर सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकता है. एंड बाय मेकिंग पेमेंट फ्रॉम अ बैंक अकाउंट इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ द पेई. इस पे कह रहे हैं पेई का नेम मेंशन नहीं होगा. सो पॉलिटिकल पार्टी आर अलॉटेड अ वेरीफाइड अकाउंट बाय द इलेक्शन कमीशन एंड ऑल द इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू दिस अकाउंट ओनली. क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करेगा और उसी में ही उसके पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मनी होगा वो ट्रांसफर होगा. सो ओनली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A, रिमेंबर गाइस हियर सेक्शन 29A of the Representative People's Act 1951 and has secured no less than 1% votes in the last Lok Sabha election are eligible to receive electoral bond. क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन कि वो रजिस्टर होना चाहिए सेक्शन 29A के तहत आरपीए एक्ट 1951 में के थ्रू, ओके. एंड एंड लेस देन 1% वोटिंग नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में आर एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड. वही कैंडिडेट क्या होगा यहाँ पर, वही पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो क्या होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव करने के लिए एलिजिबल होगी. यहाँ पर रिमेंबर गाइस दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. या सो अदर पॉइंट, बॉन्ड वुड बी इशूड ऑन परचेज फॉर एनी वैल्यूज इन मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore from the specified branch of the State Bank of India. So SBI से ही ये हम परचेज कर सकते हैं इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उनको. कोई भी आदमी जो इंडिविजुअल है, मल्टीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का सिटीजन है, वो इसको परचेज कर सकता है. सिटीजन ऑफ इंडिया, रिमेंबर है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ लिखा हुआ है. जो बाहर भी हो सकता है, एनआरआई वगैरह भी, वो भी क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करके अपना कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है. सो इलेक्टोरल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. ओनली 15 डे के लिए ये क्या रहेगा, वैलिड रहे. 15 दिन के अंदर इसका क्या कर लिया जाए, इनकेस करना हो मनी को, या पर मनी अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, यू कैन ट्रांसफर द मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ आई एम गोइंग टू अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द स्वीप. ओके, स्वीप एक प्रोग्राम है जो इलेक्शन कमीशन ने इंडिया ने स्टार्ट किया था 2009 को वोटर एजुकेशन के लिए, कि वही स्प्रेड ऑफ वोटर अवेयरनेस, प्रमोटिंग वोटर लिटरेसी इन इंडिया.
इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ओके, क्या अभी अवेयरनेस प्रोवाइड कराना है कि किस तरीके से वोट को कास्ट करना है, कौन कौन पीपल या फिर डिसेबल्ड पीपल हैं या फिर वुमेन्स हैं, चाइल्ड है, सर्विस पर्सन है, वो भाई कैसे वोट करेगा, कर सकता है। वो थ्रू स्वीप के थ्रू ही इलेक्शन कमीशन वोटर्स को क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे। तो स्वीप इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द स्टेट as well as the history of the electoral participation in previous round of election and learning thereof। okay, so ये एक क्या है? एजुकेशन, मतलब थ्रू एक फ्लेक्सिब प्रोग्राम है स्वीप। ओके, मेकिंग आवर इलेक्शन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। ये क्या है? तुम आप समझ सकते हैं, ये टैगलाइन है कि भाई अपने एक्सेसिबल बनाना है किसको? वोटर्स को, एंड मींस इलेक्शंस को इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल बनाना है अपने सिस्टम में। मतलब इट्स दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज वेरी मच ग्रेट बॉडी ऑफ द India, that is means the provide means Lok Sabha election, Rajya Sabha election, and so this is the for importance for the our country. Okay, this is a great body for time. Now here you can remember one other important topic that is called the indelible ink। indelible ink क्या है कि भाई जब हम वोट कास्ट करने जाते हैं तो हमारे 4 फिंगर में क्या करें? एक इंक पेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंडेलिबल इंक। ओके, नाउ समझते हैं यहाँ पे। ये वायलेट कलर का इंक है, इन इंडिया में यूज करते हैं, दैट इज अप्लाइड ऑन द वोटर्स फोरफ्रंट आफ्टर द एक्सरसाइज देयर वोट। इंडेलिबल इंक इज पुट ऑन द लेफ्ट हैंड फिंगर नेल ऑफ द वोटर्स। ओके, सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट which strengthens the skin on exposures to ultraviolet. Silver nitrate reacts with the salt present on the skin to form the silver chloride, which is not soluble in water। जो silver chloride होता है वो water से भी क्या होता है? washable नहीं हो सकता है, and cannot be easily washed or removed। It stay for a few months। कितने मंथ तक क्या रह सकता है? ये अपने फोर फिंगर में लगा रहता है। सो इन इंडिया मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी इंडेलिबल इंक। दिस इज डन इन एसोसिएशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एंड नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या कहेंगे कि उनके कोलैबोरेशन है इलेक्शन कमीशन के साथ, दो जो प्रोवाइड कराते हैं। ओके, so the company is the sole supplier of the indelible ink for civic body, assembly and parliamentary poll के लिए। ये क्या है? ये एक ऑथराइज कंपनी है जो इंडेलिबल इंक को क्या करता है? डिलीवर करता है, जो मतलब पोलिंग पार्लियामेंट्स पोल्स हो या असेंबली पोल हो वहां पर। सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक। डायरेक्टली यूपीएससी कैन आस्क कि भाई कौन सी इंक हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या है, ऑल दिस टॉपिक्स। सो रियली इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट। व्हाई दिस इज न्यू? रिसेंटली क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च ऑन online system to allow political parties track their applications for the registration with the poll panel on a real time basis। कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो कैंडिडेट हैं तो हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन, मतलब एप्लीकेंट जैसे आप रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटली यू कैन से। ओके, सो PPR TMS is being implemented through an online portal to facilitate tracking of status of the application of applicants। डायरेक्टली क्या ऑनलाइन ही आप क्या कर सकते हैं? अपने स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेंट्स applying for the party registration from January 1, 2020 will be able to track the progress of the his applications and will get the status update through SMS and email only। आप SMS और email के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो नाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A ऑफ आरपीए एक्ट 1951। ये रजिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल पार्टी का है वो किसके थ्रू गवर्न किया जाता है? सेक्शन 29A और आरपीए एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। ओके,
So an association seeking registration has to submit an application to the commission within period of 30 days from the date of its formation. मतलब 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, कमीशन क्या करे, विदिन अ 30 डेज इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी. ओके, सो हियर दिस इज द इम्पोर्टेंट हियर, सो रिमेंबर गाइज. नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रियली, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर. कि भाई अगर कहीं पे भी चुनाव हो रहा है या फिर चुनाव होने वाला है, वहाँ कितना खर्चा होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा कर रही है, सो यहाँ पे कौन उसको ऑब्जर्व करेगा, स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर. So special expenditure observer are appointed in the exercise of the power conferred on Election Commission of India under the Article 324 of the Constitution and the Representative of the People Act 1951. ये अपॉइंट किया जाता है SEO को. ओके, conferred on the Election Commission of India अंडर आते 324 रिमेंबर. इसके थ्रू हम क्या करें, अपॉइंट करते हैं एक ऑफिसर को. सो SEO वुड बी रिक्वायर्ड टू वॉच द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन कंट्रोलिंग द अब्यूज ऑफ मनी पावर इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन ऑफिसर. ये क्या करेगा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के साथ कंसल्ट करेगा कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, मनी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लिकर तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, मतलब वोट को गेन करने के लिए दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी नॉट शुड बी गो इन द डिस्ट्रिक्ट, और कोई भी मतलब जहां पोल कर रहा है वहां पर ऐसी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए. नाउ SEO will be supervising and monitoring the work being done by the electoral machinery and ensure that stringent and effective enforcement action is undertaken. यहाँ पे एक मतलब क्या करेगा, वो एक्शन लेगा उसके थ्रू. Now their action would be based on the intelligence input and complaints received through the C-Vigil. जो कंप्लेन होगी वो C-Vigil, जिसको हम वोटर हेल्पलाइन ऐप है और वोटर हेल्पलाइन नंबर भी है 1950, against all person entities lying to induce voter by distributing cash, liquor, freebies in order to vitiate the poll process. जो पोल प्रोसेस को क्या करता है, हार्मफुल पहुंचाता है. तो उसका क्या रहेगा कि अगर कोई हेल्पलाइन ऐप है C-Vigil, उसके थ्रू भी कोई कंप्लेन दर्ज कराता है, या वोटर हेल्पलाइन नंबर उसके थ्रू भी अगर कोई कंप्लेन किसी पर्सन के अगेंस्ट में दर्ज कराता है, उसमें क्या करता है, स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करता है. सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द RTI एक्ट अमेंडमेंट 2019. 2019 में RTI एक्ट में क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, इसको क्या किया है यहाँ पे बताया गया. यू कैन सी द amendment the RTI Act 2005 proposed via legislation. Okay, तो RTI ambit expanded via Supreme Court ruling. Okay, so some amendment किया गया है यहाँ पे जब RTI Act 2005 में. So what is that amendment? First is the Amendment Act allows central government to notify term of office for CII and IC, while at RTI Act 2005 CIC at the central level, IC at the state level will be hold office for term of 5 years. 2005 में क्या बोला कि 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा, लेकिन अमेंडमेंट में क्या किया गया कि गवर्नमेंट टू नोटिफाई टर्म ऑफ ऑफिस फॉर CIC and ICs. Okay, so this is important one. Now what is the salary actually, what the salary equivalent to the which officer here? So salary of CIC and IC equivalent to the chief election commissioner and election commissioner respectively. इनके अलाउंस जो होंगे, सैलरीज होंगे, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज होंगे, वो इक्वल टू किसके होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के. नाउ हियर सम चेंजेस आल्सो इन द पब्लिक अथॉरिटी टू इंक्लूड टू मोर देन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट. जो सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी हम पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं. और ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया. सो दीज 3 पॉइंट रियली इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस कि भाई किनके इक्वल होता है, कार्यकाल कौन डिसाइड करता है, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर क्या क्या कंसिडरेशन है जो भाई
आरटीआई एक्ट के अंदर आएगा, जिसके लिए हम आरटीआई डाल सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज के बारे में बताया जाए कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट कैसे होती है। नाउ पीपल कैन सेंड द आरटीआई टू द आरटीआई ऑफिसर हियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द centralized public grievances redress and monitoring system CPGRAMS। yes, so this is important। ये mainly किसने डिजाइन किया है? NIA ने, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैट्री के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ओके, इन एसोसिएट विद द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आती है। ये क्या है? 24/7 आवर्स वर्किंग है इसकी। और क्या क्या ये मतलब सुनते हैं, ग्रीवेंसेस ऑफ द एग्रीव्ड सिटीजन्स फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, कि भाई जो दुखी पर्सन है वो अपनी ग्रीवेंसेस को डायरेक्टली क्या कर सकता है? CPGRAMS के थ्रू सेंड कर सकता है कि भाई हमारा ऐसा नहीं हुआ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होते हैं, कई PSU में ग्रीवेंस डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली अपने लोकल जो हमारा डिपार्टमेंट कोई लोकल जगह पे, हम वहां से सीधा RTI हम पोस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी सैलरी इतनी कम आ रही है, हमारी सैलरी मतलब इस कारण से इतना कट गया है, क्या कारण था वो प्लीज हमें उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए। उसी तरीके से ये क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस सिस्टम है CPGRAMS। आप 24/7 आवर्स ये ग्रीवेंस मैकेनिज्म चलता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द आधार एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2019। नाउ पहले क्या हुआ था? आधार जो है, आधार मेनली नाउ नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आधार नंबर। इसमें क्या चेंज किया गया था कि भाई कोई भी अगर इंडिविजुअल है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपना प्रूफ बताए कि भाई मैं यहाँ का सिटीजन हूँ सिर्फ आधार नंबर बता के ना। इट्स ओनली प्रोवाइडेड बाय द लॉ। अगर उसको लॉ बोल के थ्रू अगर ऐसा बोला है, देन ओनली दे कैन प्रोवाइड एंड एन आधार नंबर ऑन वॉलंटरी बेसिस शैल बी एक्सेप्टेड। वॉलंटरी बेसिस है ये भाई, क्या है? ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ वॉलंटरी है। अगर वो अपने मन से देना चाहे दैट इज ओके, उस पर कोई कंपल्सन नहीं है कि उसको देना ही पड़ेगा। सो सम चेंजेस यहाँ हुए थे जो बिफोर आधार एक्ट था, उसमें नाउ चेंज किया गया है कि भाई ये होगा, ऐसा नहीं हो। पहले क्या था कि एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी में बी वेरीफाइड बाय द आधार ऑथेंटिकेशन। एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसके आइडेंटिफिकेशंस को चेक करना, तो ऑथेंटिकेशन जो भाई आधार में उसका वेरिफिकेशन नंबर UIDAI जो नंबर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं। लेकिन अब क्या करें, सम चेंजेस किया गया कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन इज ऑल्सो अलाउड विदाउट ऑथेंटिकेशन। ऑफलाइन भी वो वेरीफाई करा सकता है थ्रू मोड स्पेसिफाइड बाय द UIDAI बाय रेगुलेशन। ड्यूरिंग ऑफलाइन वेरिफिकेशन द एजेंसी मस्ट ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, इन्फॉर्म देम ऑफ अल्टरनेटिव टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉट कलेक्ट, यूज और स्टोर आधार नंबर और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या गया कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई जरूर वैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है या फिर आधार नंबर को स्टोर करना है, पर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है नॉट। दे चेंजेस यहाँ पे क्या किया गया, मेड दिस चेंजेस थ्रू द अमेंडमेंट बिल 2019। ओके, सो हियर इट इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे क्या है कि मैंडेटरी नहीं है टू यूज आधार फॉर अवेलिंग सर्विसेज एंड बेनिफिट। सर्विसेज और बेनिफिट है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम आधार नंबर दें। अगर हमें किसी भी जैसे मनरेगा है तो हमें जरूरी नहीं है कि भाई हम इसकी मैंडेटरी नहीं है कि मनरेगा में अपने आधार नंबर को लगाएं। एंड इंडिविजुअल में वॉलंटरी यूज टू यूज हिज आधार नंबर टू एस्टेब्लिश हिज आइडेंटिटी बाय ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन। मतलब वो स्वेच्छा से अगर अपनी आइडेंटिटी को आधार के थ्रू देना चाहता है देन दैट इज ओके, और ये कंपल्सन नहीं है कि वो उसको दे खुद ही ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ वन अदर पॉइंट, आधार अमेंडमेंट बिल was passed by the parliament. Now no individual can be compelled to provide proof of आधार number unless provided by the law. So this is the important point here. ये पार्लियामेंट ने पास किया है कि इसमें कोई कंपल्सन नहीं है
किसी भी तरीके का। सम कुछ और पॉइंट भी थे कि भाई पहले क्या था का यंग अडल्ट डिड नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ ऑप्टिंग आउट, कि भाई अगर मैं अपने आधार को कैंसिल करना चाह रही है तो ये यंग पर्सन नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या कहेंगे, ऑप्शन टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ आधार नंबर वाई इट्स होल्डर विद इन 6 month ऑफ अटेनिंग द 18 year ऑफ एज। क्योंकि क्या होता है कि सम DNA changes in the body after the 18 year of age, so some biometric data should be different after the 18 year of age and before the 18 year of age, so that's why वो चाइल्ड क्या कर सकता है, पुराने डेटा को कैंसिल करा के न्यू ही कैन अप्लाई अदर न्यू आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, सो हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर सम वी कैन से कि ये आधार इकोसिस्टम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्ट ओरिजिनली, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या कहें, वेरिफिकेशन सीक्वेंस दैट इज इट अलाउ द UIDI टू इशू डायरेक्शन टू देम, या UIDI ही क्या कर सकता था, इसको इशू कर सकता था। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑल्सो व्हाट द अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट इन Aadhaar and other law amendment bill 2019. So guys, this is important for topic. Remember guys, आधार क्या है, वॉलेंटरी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि आप बैंक में जाते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आधार वेरिफिकेशन मांगते हैं। So other verification also like voter card, also driving license, also going to show by the website that if you will fill the UPSC form, they are also verified through the Aadhaar notification. But here what the parliament was saying is that this is a voluntary, this is not the mandatory. So remember guys, all the important topics here. So guys, बढ़ते रहिए। So remember everything here. So this is the important topic, all related to UPSC prelims 2020 and also upcoming examinations. So thank you guys.